हेलो लर्नर्स, आशा है आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आइए हम जाति, धर्म और लैंगिक मसले, ये चैप्टर हमने शुरू किया था, इसके सफर को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपको जो कंटेंट बताने वाला हूं वो संबंध रखता है जाति व्यवस्था से। जिस तरीके से हमने देखा कि लैंगिक विभाजन और धर्म ये किस तरीके से राजनीति इनको यूज करती है या समाज में इनकी क्या स्थिति है और लोकतंत्र ने इसका क्या निवारण किया है। अगर वो एक असमानता का रूप ले रही है, लैंगिक विभाजन हुआ, धर्म के आधार पर हुआ या जाति के आधार पर, जब भी विभाजन होगा, विभाजन होना, सामाजिक विभाजन बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर सामाजिक विभाजन असमानता को जन्म देता है, उत्पीड़न को जन्म देता है, तो प्यारे लर्नर्स वो बन जाता है मसला। तो आइए आज देखते हैं कि जाति किस तरीके से मसला बनी। इस कंटेंट को पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि जो आज जाति व्यवस्था है उसका इतिहास क्या है। देखिए दोस्तों, वैदिक काल में हम लोगों ने क्या किया, समाज में एक किस तरीके का ढांचा बना कि हम लोगों ने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, मतलब कौन आदमी क्या काम करता है, कर्म के अनुसार हमने समाज का विभाजन किया। उसमें हमने चार समुदाय बने या चार हम कह सकते हैं, उनको नाम दिया गया वर्ण। ठीक है, उसे वर्ण व्यवस्था भी कहा जाता है। तो वर्ण व्यवस्था बनी और हमने चार वर्ण बनाए। जो कौन कौन से? सबसे पहले जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण बने। अब चारों वर्णों में अलग अलग काम करने वाले लोगों को हमने डाला। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षक है, पुजारी है, तो उनको हमने ब्राह्मण कहा। जो व्यक्ति सैनिक है या राजा है, उसको भी हमने क्षत्रिय की श्रेणी में डाला। हालांकि बाद में ऐसा भी हुआ कि क्षत्रिय में राजा को निकालने की भी कोशिश की गई और ब्राह्मण ने कहा भाई हम भी राजा बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बना वैश्य। इसमें कौन आता था? जो बड़े व्यापारी थे या जो बड़े किसान थे, वो भी उस समय पर अपनी फसल बेचते थे, तो उन्हें भी इसी श्रेणी में डाला गया है। और चौथी श्रेणी में आते थे शूद्र, जो या तो इन तीनों व्यवस्थाओं में, इन तीनों कामों में मदद करते थे, घर का काम संभालते थे या साफ सफाई का काम करते थे, उन्हें शूद्र कहा गया। अब ये थी वर्ण व्यवस्था। अब ये बुरी नहीं थी, क्योंकि ऐसा भी संभव था कि एक ही घर में चारों मिल जाएं आपको। भाई मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो टीचर का काम करता है, ठीक है जी, तो वो हो गया ब्राह्मण। मान लीजिए उसका बेटा जो है वो राजा के यहां सैनिक है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया क्षत्रिय। अब जो उसकी घर में जो पत्नी है, उसका काम है कि वो घर के काम को संभाल ले, बाकी लोगों के काम में मदद कर दे, तो वो क्या है? उसको शूद्र कह दिया गया। तो ये कोई बुरी बात नहीं थी। ये वर्ण व्यवस्था बनी सिर्फ कर्म के आधार पर, कौन आदमी क्या काम करता है, वो विभाजन था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हुआ दोस्तों, कि हमने इसको कर्म की बजाय इस व्यवस्था को जन्म पर स्थापित कर दिया। यानी कि जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म ले रहा है, उस जन्म के आधार पर हमने उसका वर्ण तय कर दिया। यानी कि पैदा होते ही ये पता चल जाए कि बच्चा अगर ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है तो टीचर बनेगा, सैनिक के घर में पैदा हुआ है तो सैनिक बनेगा, और अगर वैश्य के घर में पैदा हुआ है तो व्यापारी बनेगा, और शूद्र के घर में पैदा हुआ है तो इन तीनों वर्णों की मदद करेगा और उसके साथ साथ घर का काम संभालेगा, साफ सफाई का काम संभालेगा। ठीक है, अब इसको हमने क्या कर दिया? कर्म की बजाय किस पर शिफ्ट हो गए हम? जन्म पर। अब जब ये जन्म पर शिफ्ट हुआ तो इसका मतलब जन्म लेते ही आपका प्रोफेशन पक्का हो गया कि आपको तो ये काम करना है। अब ये एक असमानता को शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक सैनिक के घर में जन्म लेने वाले बच्चे को भी ये लगे कि मुझे तो टीचर बनना है। भाई वो टीचर बनना चाहे, लेकिन वो अब क्या नहीं कर सकता? फिर अपने आप को उस वर्ण में लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि अब ये जन्म पर आधारित हो गई। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था बनी और इस व्यवस्था में एक वर्ण ने कोशिश की कि वो अपने आप को ऊपर के पायदान पे रखे और बाकी वर्ण उसके पदानुक्रम रहे, नीचे रहे।
ठीक है। तो शिफ्ट क्या हुआ, सबसे पहले ब्राह्मण इंपॉर्टेंस रखने लगे, ब्राह्मण वर्ण जो कि जाति के अब जन्म के आधार पर हो गया है, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, और सबसे नीचे डाल दिया गया शूद्र को। यानी कि अब उस वंश में जो बच्चा पैदा होगा वो समाज में सबसे नीचे है और उसका काम भी फिक्स है, तो वो ऊपर आ ही नहीं सकता। ठीक है। जब ये जाति व्यवस्था स्थायी हुई, स्थायी मतलब कि परमानेंट होने लग गई, उसके साथ साथ एक कंसेप्ट आने लगा बेटी रोटी का। बेटी रोटी का मतलब कि एक जाति के लोग एक अपनी ही जाति में अपनी बेटी का विवाह करेंगे, दूसरी जाति में नहीं करेंगे, क्योंकि अब ऐसा होने लगा ना कि एक जाति ऊपर है, ये श्रेष्ठ हैं और ये पिछड़े हैं, पीछे हैं। ठीक है। तो बेटियों की शादी भी, या हम कह सकते हैं लड़कों की शादी भी एक ही जाति व्यवस्था के अंदर होने लगी। उसके साथ साथ एक दूसरे को हमने अलग भी कर दिया, रोटी भी अलग कर दी। ऐसा भी हम करने लग गए अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कि जो निम्न जाति की, जिसको हमने सबसे नीचे पायदान पे रखा शूद्र को, उसको हमने कह दिया कि इसको तो टच भी मत करो भाई, छुआछूत होने लगी, इसको तो छूने मात्र से भी हम अपवित्र हो जाएंगे, गंगा जी के छींटे लगाएंगे भाई, इसने छू दिया शूद्र ने। तो ये व्यवस्था जो है ये कहीं ना कहीं मसला बनेगी। मसला क्यों बनेगी, एक व्यक्ति एक वर्ण दूसरे वर्ण का शोषण करने लग गया कि भाई मैं श्रेष्ठ हूं और तू निम्न है, नीचे है। ये है जाति व्यवस्था, जो आज भी आप देखते हैं। आज भी आप ग्रामीण इलाकों में चले जाएंगे तो इसको आराम से आप देख पाएंगे। ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था में क्या हुआ कि एक वर्ण श्रेष्ठ हो गया और उसने दूसरे वर्ण को क्या कहा कि वो मेरे बराबर नहीं है। ठीक है। इस तरीके से जाति व्यवस्था बनी। अब बात करते हैं कि राजनीति में जाति को कैसे यूज किया जाने लगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, अब राजनीति का काम, यानी कि पॉलिटिकल जो हमारी पार्टीज हैं, राजनीतिक दल है, उनका काम क्या है, उनको तो सत्ता हाथी आना है। तो जब भी वो उम्मीदवार को टिकट देती हैं तो वो देखती हैं कि उस निर्वाचन क्षेत्र में जहां चुनाव हो रहा है वहां कौन सी जाति के लोगों की संख्या ज्यादा है, तो वो उसी जाति के व्यक्ति को टिकट देती हैं ताकि उसकी जीत निश्चित हो जाए। दूसरा, वही हमने पढ़ा था, राजनीतिक प्रभुत्व। हर जाति कोशिश करती है कि उसका राजनीतिक प्रभुत्व बना रहे, ताकत या सत्ता किसके हाथ में रहे, उस पर्टिकुलर जाति के हाथ में रहे। तीसरा, राजनीतिक गोलबंदी। राजनीतिक गोलबंदी में क्या था कि भाई जैसे हमने धर्म में पढ़ा था, बिल्कुल उसके साथ साथ पैरेलल चलेगी। राजनीतिक गोलबंदी में क्या करता है, एक जाति के जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो अपनी जाति के लोगों को उकसाते हैं कि तुम इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हें पीछे ही रखा जाएगा, तुम्हें नीचे ही रखा जाएगा। एक जाति के लोग अपनी ही जाति के अंदर डर फैलाते हैं, उनको उकसाते हैं, उनकी भावनाओं को उकसाते हैं ताकि वो इकट्ठे हो जाएं। तो कहीं ना कहीं राजनीति ये नकारात्मक खेल खेलती है जाति को आधार बनाकर। इसके साथ साथ राजनीति ने कहीं ना कहीं जाति में भी राजनीति रही है। अब इसका क्या है कि हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, और अगर खुद को बड़ा बनाना चाहती है तो अकेला तो वो बना नहीं पाएगी। कारण क्या है, चुनाव होंगे तो वहां तो सारी जातियां हैं, तो सबको इकट्ठा तो करना पड़ेगा। अब क्या होगा, इसीलिए छोटी या नीची जाति को अपने साथ लाने की कोशिश करते हैं। और था क्या, छुआछूत में या वर्ण व्यवस्था में क्या बन गया था कि हम उस जाति को दूर कर देते कि चलो भाई तुम दूर चलो, तुम तो मतलब कमजोर हो या तुम हमारे साथ रहने योग्य नहीं हो। लेकिन राजनीति का ही कमाल है कि आज उन लोगों को भी वो अपने साथ मिलाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर काबिज नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं इस जाति व्यवस्था में जो नीचे की जिस जो व्यवस्था बनी, जो शूद्र वर्ण हमने बना दिया और रिजिडिटी आई, मतलब स्थायी रूप ले लिया इस जातिवाद ने, और ये कर्म से कहां शिफ्ट हुआ, जन्म पर शिफ्ट हुआ, तो असमानता बढ़ी। लेकिन राजनीति ने कहीं ना कहीं दलित और पिछड़ी जातियों को भी सत्ता तक पहुंचाया है, क्योंकि उनकी भी तो वोट चाहिए भाई सत्ता को पाने के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं कि जातिवाद को समाप्त करने के लिए, क्योंकि असमानताएं हैं, उसके लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा संविधान क्या कहता है, हमने मौलिक अधिकारों में क्या कौन सा अधिकार मिला है, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, यानी कि हम सभी क्या हैं, इक्वल है। ठीक है। अब संविधान नहीं कहता कि आप इस जाति के हो, इस वर्ण के हो तो आप श्रेष्ठ हो और दूसरा जो है वो निम्नतर है, ना, सब बराबर है भैया। ठीक है। तो अच्छा प्रावधान है संविधान में। जय हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की और संविधान सभा की। उसके साथ साथ छुआछूत को समाप्त करने के लिए भी, जैसे कि पहले क्या करते ना, टच भी नहीं करना किसी विशेष जाति को,
तो फिर वो उसको समाप्त करने के लिए भी अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी को एबोलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है छुआछूत को, अनुच्छेद 17 में। ठीक है, तो ये राजनीतिक जो है कहीं ना कहीं प्रावधान रहे। संविधान में एक और प्रावधान किया गया कि भाई जो हमारे अनुसूचित जातियां हैं या अनुसूचित जनजातियां हैं, जो यहाँ पे शूद्र की श्रेणी में डाल दी गई थी, जिन्हें पिछड़ा मान लिया गया कि भाई ये लोग जो है कहीं ना कहीं इनको अपने से दूर रखो, है ना, निचले पायदान पे रखने की कोशिश की गई। अब संविधान ने कोशिश की कि ये भी ऊपर के पायदान पे आए, ऊपर के पायदान पे ना आकर बल्कि उसके बराबर आ जाए। उसके लिए क्या होता है, आरक्षित चुनाव क्षेत्र। जब भी चुनाव होंगे तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है अन्य आरक्षित चुनाव क्षेत्र निश्चित हो जाते हैं कि भाई इस सीट से तो कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा, कोई दलित ही चुनाव लड़ेगा। ठीक है, तो वहां से वो दलित जीत कर आता है, और जीत कर आता है तो वो कहीं ना कहीं विधायिका का हिस्सा बनता है। कानून जब बनते हैं तो वो भी अपनी राय रखता है। तो अब संविधान ने सबको बराबर अधिकार देते हुए सत्ता पर सबका अधिकार बना दिया है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन जाति को कभी मसला मत बनने दो बच्चों। ठीक है, कोई जाति व्यवस्था जो है उसे जन्म पर आधारित नहीं है, वो आपके कर्म पर आधारित है। अच्छा कर्म कीजिए, फिट रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।